दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कॉमिक्स ने हमारे बचपन को बनाया है, कॉमिक्स ने हमारे बचपन को सजाया संवारा है। और अफसोस की बात है कि आज के बच्चे इस कल्चर से दूर हैं। पेश करते हैं दोस्तों इसी सीरीज़ में एक कॉमिक्स, ग्रीनलैंड राम रहीम सीरीज की। ये 5 रुपए की कॉमिक्स उस समय जो एंजॉय देती थी, आज शायद 5,000 की बुक में भी नहीं होगी हम लोग के लिए। विमल चटर्जी, दिलीप कदम, त्रिशूल कॉमिक आर्ट, बड़े बड़े नाम। राम रहीम को चीफ मुखर्जी ने एक खुफिया एजेंट से मिलने कलकत्ता भेजा। राम रहीम कलकत्ता पहुंचे। वहां राम रहीम को एक होटल में छोड़कर अकेला एक खुफिया एजेंट राधेलाल से मिलने एक बदनाम बार मूनलाइट में पहुंचा। राधेलाल उस बार के होटल में अपने कमरे गया और राम को बताया कि 5 देशों से लापता हुए 13 विमान अंतिम बार ग्रीनलैंड नामक एक स्वतंत्र देश पर देखे गए थे, जिसका दुनिया के नक्शे में कोई जिक्र नहीं है। तुम्हें ये सब बातें कैसे मालूम है? अपने एक शिकारी मित्र अजीत पाल से, जो बम्बई में रहता है, लेकिन मिस्टर राम उसने ये बातें नशे में बताई थी और अगले दिन उसने भयभीत होकर शहर छोड़ दिया था। राम ने राधेलाल के मित्र अजीत पाल का पता लगा लिया था कि कुछ अज्ञात हत्यारों ने वहां आकर उसकी हत्या कर दी तथा राधे की मौत के बाद राम रहीम ने कलकत्ता छोड़ दिया और प्लेन द्वारा बम्बई के लिए रवाना हो गए, ताकि वह अजीत पाल से लापता विमानों की असलियत जान सके। कहीं हत्यारों ने अजीत पाल की भी तो हत्या कर दी तो फिर तो गजब हो जाएगा। और जब वे अजीत पाल के पते पर पहुंचे तो वहां वास्तव में अजीत पाल की हत्या की जा चुकी थी। राम रहीम ने तय किया कि वो मुख्य अपराधी तक पहुंचने और लापता विमानों का रहस्य जानने के लिए रात के समय अजीत पाल के फ्लैट की तलाशी लेंगे। यह सोचकर वे अपने होटल वापस लौट पड़े और जब उन्हें मालूम हुआ कि उनका लगातार पीछा किया जा रहा था और होटल में भी उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी, वह अब भी हम पर निगाह रखे हुए है। अब तो हमारा होटल से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम खिड़की से हट जाओ रहीम। उसे इस बात का ज़रा भी संदेह होना नहीं चाहिए कि हमारी नज़र उस पर पड़ चुकी है, लेकिन इस अवस्था में हम अजीत पाल के फ्लैट की तलाशी लेने के लिए होटल से बाहर कैसे निकलेंगे? रात को सोने का बहाना बनाकर हम होटल के पिछले गेट से बाहर निकल जाएंगे। ओह। उन्होंने खाना खाया और रात के 11 बजे करीब कमरे की बत्ती बंद कर दी। चलो, छुट्टी हुई, शायद वे लोग सो गए हैं। अब मैं भी कार के भीतर चलकर अपनी कमर सीधी कर लूँ। कमबख्तों ने दिन भर चैन नहीं लेने दिया। शाम को राम रहीम बाजार में घूमे। पीछा करने वाला बराबर उनका पीछा करता रहा। उसके बाद वापस होटल पहुंचकर यहाँ तक कि कहानियाँ पिछले अंक राम रहीम और लापता विमान में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ें। लापता विमान भी बहुत जल्दी मैं अपने प्लेस जो लिस्ट है उसमें डाल दूंगा, आप उसका एंजॉय करें। और इंतज़ार करने के लिए कार की पिछली सीट पर पहुंच गया। ओह, काफ़ी देर बाद कमर सीधी करने का मौका मिला है। राम भैया, वह अपनी कार में चला गया। यदि हम चाहें तो अब मुख्य द्वार से भी बाहर निकल सकते हैं। रहीम, मुझे लगता है कभी कभी तुम्हारी अकल घास चरने चली जाती है। यदि हम मुख्य द्वार से बाहर निकले तो क्या हम होटल के कर्मचारियों की निगाह में नहीं आ जाएंगे? फिर वे हमसे तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कब लौटेंगे, और यह सब हमारे लिए सिरदर्द बन जाएगा। ओह, मैंने तो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। परंतु राम भैया, पिछले द्वार से जाने पर भी तो हम चौकीदार की नज़र में आ जाएंगे। और फिर तुम्हारी योजना? मैंने सब सोच लिया है। हम चौकीदार की नज़रों से छुपकर होटल से बाहर निकलेंगे और जैसे निकलेंगे वैसे ही वापस लौटेंगे। लेकिन कैसे? बाहर निकलो, फिर बता दूंगा। दोनों तैयार थे। वे चुपचाप कमरे से बाहर निकले और कमरे को लॉक करने के बाद दबे पांव गैलरी में चलने लगे। जिस तरफ वे जा रहे थे उस तरफ पिछवाड़े का जीना था। जल्दी वे जीना उतरकर एक होटल के पिछवाड़े पहुंच गए। वह देखो, दरवाजे पर चौकीदार मुस्तैद खड़ा है। हमें उस तरफ नहीं जाना है। फिर मेरे पीछे चले आओ। फिर राम रहीम के साथ एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहाँ दीवार टूटी थी और काफ़ी नीची थी। यहाँ से बाहर निकलने में कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे पीछे आ जाओ। बाहर तो आराम से निकल आए, लेकिन अब लिंक रोड अजीत पाल के फ्लैट तक कैसे पहुँचेंगे? कुछ दूरी पर टैक्सी स्टैंड है, वहाँ से कोई टैक्सी पकड़ लेंगे। अजीत पाल के घर जाते समय मैंने वह स्टैंड देख लिया था। वाह,
टैक्सी स्टैंड पहुंचकर उन्होंने एक टैक्सी पकड़ी और अजीत पाल के घर की ओर चल पड़े। राम ने रहीम को पहले ही से निर्देश दे दिया था कि वह टैक्सी में किसी किस्म की कोई बात न करे। फिर अजीत पाल के फ्लैट के आने से पहले ही उन्होंने टैक्सी रुकवा ली और टैक्सी से उतर पड़े। क्या टैक्सी को रुकने के लिए कहोगे? कोई ज़रूरत नहीं। टैक्सी का बिल अदा कर राम रहीम पैदल ही अजीत पाल के कोठी की ओर चल पड़े। उस इमारत के निकट पहुंचकर राम रहीम रुके जिसमें अजीत पाल का फ्लैट था। पूरी इमारत अंधकार और सन्नाटे में डूबी हुई थी। शायद उस इमारत में रहने वाले सभी लोग सो चुके थे। राम रहीम ने आसपास का निरीक्षण किया। राम भैया, पुलिस ने अजीत पाल का फ्लैट तो सील कर दिया होगा, फिर उसके हम खिड़की के रास्ते से भीतर घुसेंगे। उसका फ्लैट दूसरी मंजिल पर है और वो देखो अजीत पाल के फ्लैट की खिड़की, हम उस खिड़की के रास्ते भीतर घुसेंगे। और यह गंदे पानी की पाइप हमें आसानी से उस खिड़की तक पहुंचा देगा। लेकिन राम भैया, तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि वह खिड़की अजीत पाल के फ्लैट की ही है? तुम तो उसके कमरे में कभी गए नहीं। जब मैं सुबह यहाँ आए थे तो मैंने 1-2 पुलिसकर्मी के साथ एक इंस्पेक्टर को उसी खिड़की के पास खड़े देखा था और पुलिस का वहाँ होना उस समय यही सिद्ध करता था कि वह अजीत पाल का ही फ्लैट होगा। वाह राम भैया, आज तो मैं तुम्हारी वाकई बुद्धि का लोहा मान गया और साथ ही यह जान गया कि तुम हमेशा अपनी आंखें खुली रखते हो। बस बस, तारीफ बंद करो और जल्दी से ऊपर चढ़ने की तैयारी करो। शीघ्र ही। दूसरी मंजिल की खिड़की के निकट पहुंचकर राम ने अपनी जेब से एक स्टिकर टाइप का कागज़ निकाला और उसे खिड़की के शीशे पर चिपका दिया। राम भैया पूरी तैयारी के साथ आए हैं। फिर राम ने जेब से शीशा काटने का कटर निकालकर कागज़ लगे हिस्से को काट कर अलग कर दिया। इससे ज़रा भी आवाज़ उत्पन्न नहीं हुई। उसके बाद राम ने उस स्थान से हाथ भीतर रखकर खिड़की की चिटकनी नीचे गिरा दी। फिर चले आओ। कमरे के पीछे पहुंचकर, राम भैया, मैं स्विच ढूंढकर बत्ती जला दूँ? यह मूर्खता हरगिज़ मत करना, वरना खिड़की के रास्ते रोशनी बाहर तक जाएगी। ओह, फिर अंधकार में तुम यहाँ की कैसी तलाशी लोगे? राम ने तुरंत जेब से पेंसिल टार्च निकलकर उसे जला दिया। बस इसकी मध्यम रोशनी से हमें अपना काम पूरा करना होगा। हे भगवान, ये इंसान है या? आओ पहले इस अलमारी को चेक करते हैं। राम रहीम तलाशी लेने में जुट गए। वह फ्लैट 3 कमरों, एक किचन, एक बाथरूम, एक लेटरिन वाला था। चूँकि अजीत पाल ने शादी नहीं की थी और बिल्कुल अकेला था, इसलिए पुलिस ने उसे सील बंद कर दिया था। राम रहीम वहाँ मौजूद एक एक वस्तु को टटोलते हुए अंत में बाथरूम में जा पहुँचे। उफ़, जब सारे फ्लैट में कोई सूत्र हाथ नहीं लगा तो यहाँ क्या लगेगा? राम भैया, मैं तो इस तलाशी के काम से अब बोरियत महसूस करने लगा हूँ। अब बहुत थकावट भी महसूस कर रहा हूँ। कभी कभी मैं तुम्हारे प्रति निराश हो जाता हूँ। सोचता हूँ तुम्हारी यह लापरवाही और सुस्ती कभी तुम्हें कुछ बनने भी देगी या नहीं। अरे, कहता कहता राम चौंक उठा और एक तरफ रखी साबुनदानी के निकट पहुँच गया। क्यों, क्या हुआ? तुम इस साबुनदानी को इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें यह साबुनदानी विचित्र नहीं लग रही है? भला विचित्र क्यों लगेगी? जब इसमें साबुन रखा है तो ये साबुनदानी ही होगी। तभी राम ने पता नहीं उस साबुनदानी में क्या हरकत की कि उसका नीचे का ताला खुल गया, खट, और उसमें से कोई चीज़ निकलकर नीचे गिर पड़ी। ओह राम भैया, ये कागज़ कैसा? राम ने रहीम के हाथ से कागज़ लेकर टॉर्च की रोशनी में गौर से देखा। वो ग्रीनलैंड का एक नक्शा बना हुआ था उस पर। अगले ही पल वो मारा मिल गया। क्या मारा, क्या मिल गया? मुझे भी तो कुछ बताओ। इस कागज़ पर ग्रीनलैंड का नक्शा बना है और शायद पीछे कुछ लिखा है। शायद अजीत पाल का कोई लेख है। आओ अब होटल चलते हैं, होटल जाकर इसे पढ़ेंगे। दोनों जिस तरह से फ्लैट में पहुंचे थे उसी तरह से खिड़की के रास्ते बाहर निकल आए। संयोग से कुछ दूर पैदल चलने के बाद उन्हें एक टैक्सी भी मिल गई और जिस तरह वे होटल में पहुंच बाहर निकले थे उस तरह होटल में प्रवेश होकर अपने कमरे पहुंच गए। टन टन टन। ओह, 3 बज गए। हाँ, हमें ज़्यादा समय नहीं लगा और ईश्वर का शुक्र है कि हमारे काम में कोई मुश्किल भी पेश नहीं आई। अब ज़रा उस कागज़ को तो पढ़ो, अभी लो, कहकर राम जेब से कागज़ निकालने लगा। तभी अरे, एकाएक उनके कमरे की बत्ती कैसे जल गई? अभी तो सिर्फ 3 ही बजे हैं। इतनी जल्दी उठने का क्या कारण हो सकता है? क्या वह कहीं जाने के चक्कर में है?
उफ, कमबख्त पे फिर भी नज़र रखनी होगी। उधर राम होटल के कमरे में उस कागज़ के पीछे लिखी इबारत को पढ़ रहा था। मैं एक बार अफ्रीका के जंगलों में शिकार खेलते खेलते अपने साथियों से बिछड़ गया और जंगलों की भयानकता में भटकता हुआ कुछ अजनबी लोगों के हाथ लग गया। वे लोग मुझे पकड़कर जंगलों की दूसरी ओर बसे एक आधुनिक नगरी में ले गए। उस नगरी को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। वहाँ एक स्थान पर कई देशों के विमानों को खड़े देखकर मैं चौंक उठा। ओह, इनमें तो हमारे देश का विमान भी है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गए? मैं लाख सिर छपाने के बावजूद उन विमानों के वहाँ होने का रहस्य नहीं जान सका। उन लोगों ने मुझे कोठरी में ले जाकर बंद कर दिया। हे भगवान, मैं न जाने कहाँ और किस मुसीबत में फंस गया। लेकिन वहाँ मुझे खाने पीने की हर चीज़ की सुविधा थी। फ़िलहाल तो मुझे यहाँ कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, लेकिन पता नहीं बाद में ये मेरे साथ कैसा सलूक करें। 3 दिन बाद उन लोगों ने मुझे अपने राजा के सामने उस दरबार में पेश किया जहाँ वहाँ के राजा के साथ मैं कई गोरे लोगों को देखकर फिर चौंक उठा। हे, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और वे गोरे लोग मुझे देखकर आपस में सलाह करने लगे। पता नहीं किस भाषा में राजा से बात करते रहे। उसके बाद राजा ने फैसला सुनाया, इसे कल काली रात को जश्न के मध्य मौत की घाट उतार दिया जाए। नहीं, ओह। मैं राजा के आगे बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन उन गोरों के कहने के कारण राजा को जरा भी रहम नहीं आया। ले जाओ इसे और कोठरी में डाल दो। फिर मुझे कोठरी में डाल दिया गया। वाह, अब मुझे किसी कीमत पर यहाँ से भागना होगा, वो भी आज ही की रात। और उसी रात जब मुझे वहाँ एक व्यक्ति खाना खाने देने बैठा तो उसे बेहोश करके मैं वहाँ से भाग निकला। पता नहीं उस समय मुझ में कहाँ से इतनी चुस्ती फुर्ती ताकत आ गई थी कि मैं मार्ग में आने वाली हर रुकावट को दूर करता चला गया। धड़ाक डिशुम। आह, डिशुम, आह, खचाक। किसी तरह मैं हर रुकावट का सामना करता हुआ उस नगरी से बाहर निकल आया। लेकिन मैं यह भी जानता था कि मेरा पीछा किया जा रहा था। वह किसी भी हालत में जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। जाओ, उसे चारों तरफ उसकी तलाश करो। मेरी तलाश जोर शोर से तो हो रही थी, लेकिन मैं गिरता पकड़ता दौड़ता चला गया। आखिरकार उस बीहड़ जंगल से निकलने का रास्ता मैं सफल ही हो गया। किसी तरह मैं इस रुकावट का सामना करता हुआ उस नगरी से बाहर निकल आया। लेकिन मैं ये भी जानता था कि लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और किसी भी हालत में बचकर नहीं जिंदा जाना चाहिए। जाओ, चारों तरफ उसकी तलाश शुरू करो। मेरी तलाश जोर शोर से हो रही थी, लेकिन मैं गिरता पड़ता दौड़ता चलता रहा। आखिरकार उस बीहड़ जंगल से निकलने में मैं सफल हो गया। बस अब मुझे किसी तरह शहर पहुंचना है और अपने देश रवाना हो जाना है, वरना यहाँ रुकने के मतलब होगा अपना जान गंवाना। वे विदेशी अभी भी मेरा पीछा कर रहे होंगे। तब तक मैं जान चुका था कि उस देश के वो भाग जहाँ मैं कैद किया गया था ग्रीनलैंड है। मैंने अंदाजे में ही वहाँ तक जाने का एक नक्शा और ये व्यक्ति भागता फिरता चलता रहता है। ग्रीनलैंड बेहद शानदार कॉमिक्स है। इसकी फुल स्टोरी मैं जल्दी ही आपको अपलोड करके डाल दूँगा।
ये कागज़ पे लिखे हुए किसी नक्शे के बारे में राम रहीम बात करते हुए। किसी साबुनदानी में ये कागज़ उन्हें मिलता है। मैंने गाइस आज ही मैंने एवेंजर्स कॉमिक्स बनाई है। सुबह किसी योजना पर विचार करने की राम रहीम बात करते हैं। राम रहीम का एक दौर था और बड़ी शानदार कॉमिक्स आई है इनके एरा में, बेहतरीन कुछ कहानियाँ। राम अपने चीफ से बात करते हुए इसमें इधर राम रहीम को तैयार होने को बोलता है और हैंड ग्रेनेड, रिवॉल्वर इत्यादि रखने को बोलता है। बाहर खड़ा हुआ आदमी उन्हें देखता है और उसे डाउट होता है। पीछे से उनकी टैक्सी का कोई पीछा भी कर रहा होता है। इधर उसके साथी आ जाते हैं और रास्ते में ही ओवरटेक करने की प्लानिंग चलने लगती है उनके बीच में। गन पॉइंट पर वे उसे उठा लेते हैं राम को। विनाशदूत करकेंटा राम रहीम के सबसे बेहतरीन स्टोरी में से एक थी। इसकी एक अलग फैन फॉलोइंग थी जो अभी भी इंडिया, आउटसाइड इंडिया, वर्ल्ड वाइड है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ वहाँ तक उन लोगों तक ये स्टोरी पहुँचे। मेरे एक छोटी सी प्रयास जो हमारी बंद पड़ी कॉमिक्स इंडस्ट्री है उसको लाइव किया जाए, कुछ उसको एक नए फॉर्म में लाया जाए। आखिर विदेशी लोग बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं। इधर राम रहीम को ला करके एक सेल में कैद कर दिया जाता है। फिर उसे जेल में दो संतरी आकर के उठा के ले जाते हैं, न गड़बड़ी करने की चेतावनी दे करके। यहाँ पर राम रहीम के दिल, गुर्दे, फेफड़े इत्यादि निकालने की बात हो रही है। यानी तुम तीनों यहाँ बैठकर इंसानों के अंगों का व्यापार कर रहे हो। तुम बिल्कुल ठीक समझे लड़के। हा 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 हा।
हमारे एजेंट दुनिया भर में फैले हुए हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन पर इससे हमें बहुत मुनाफा होता है। ओह, तो ये क्या ऐसा घिनौना धंधा कर रहे हैं? रहीम उन पे लपकता है, किंतु राम उसे शांत कर देता है। वो एक मशीन देखने की बात करता है राम, जिसे उस इमारत के अंदर ऑपरेशन करके लोगों को अंग निकाले जाते हैं। आज की टेंशन भरी दुनिया में एक मेरे प्रयास है ये। और ये किसी विमान को हाईजैक करने की बात करते हुए। वर्ल्ड वाइड जो कॉमिक्स है इंडस्ट्री, उसका बहुत शानदार मार्केटिंग, बट हमारे इंडियन जो कॉमिक पब्लिशर है, जो समय के साथ बंद हुए, कुछ बेहतरीन कैरेक्टर्स को उन्होंने दिया। इधर रहीम अपना रिवॉल्वर निकाल लेता है उस पर। तभी तक इंडियन मिलिट्री से बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं वहाँ पर। एक भयानक जंग छिड़ जाती है उनके बीच में। अंत में आग उगलने वाले भयानक हथियारों ने कामयाबी पाई और ग्रीनलैंड की बची खुची सेना ने भारतीय फौजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और अगले दिन तमाम समाचार पत्र राम रहीम की प्रशंसा और उन 3 गोरे शैतानों की गिरफ्तारी व विमानों के अपहरण का रहस्य खुलने से भरे पड़े थे। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, दूर दूर तक कॉमिक्स को ज़रूर शेयर किया करिए, हो सकता है कि किसी एक फ़ैन तक पहुँचे और मेरा ये प्रयास सार्थक हो, रंग लाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।